बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टार्क। टार्क का दूसरा नाम है मूवमेंट ऑफ फोर्स। टार्क को मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। टार्क क्या है? इसको डिफ़ाइन करने के लिए हम थोड़ी सी हम बात करेंगे फ़ोर्स के हवाले से कि फ़ोर्स क्या होती है। फ़ोर्स वो अमल है जो किसी बॉडी की हालत को तब्दील कर दे या करने की कोशिश करे। फ़ोर्स इज़ एन एजेंसी विच चेंजेस आर ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। तो फ़ोर्स की जो तब्दीलियाँ होती हैं किसी बॉडी के अंदर वो मुख्तलिफ होती हैं। मिसाल के तौर पे फ़ोर्स अगर किसी बॉडी पे लगे हो सकता है उसकी मोशन को इंक्रीज़ कर दे। फ़ोर्स अगर बॉडी पे लगे उसकी मोशन को डिक्रीज़ कर दे। फ़ोर्स अगर किसी बॉडी पे लगे उसको सर्कल में ले आए। इसी तरह फ़ोर्स अगर किसी बॉडी पे लगे उस बॉडी को उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट उसके फ़िक्स पॉइंट के अबाउट उसको घुमा दे, रोटेट कर दे। तो ये फ़ोर्स के मुख्तलिफ़ असरात हैं। तो आज जिस असर की बात हम करने लगे हैं फ़ोर्स के वो है टार्क। तो टार्क क्या है? रोटेशनल इफ़ेक्ट या टर्निंग इफ़ेक्ट। किसका? फ़ोर्स का। किसके ऊपर? ऑन अ बॉडी। तो इसकी डेफिनेशन है टार्क इज़ द टर्निंग या रोटेशनल इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है। टार्क इज़ द टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये इसकी फ़िज़िकल डेफिनेशन है जो फ़िज़िकल मीनिंग बता रही है कि टार्क एक्चुअली है क्या। अब एक और डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन फार्मूले से बनी है कि टार्क अगर आपको मालूम करना हो तो ज़र्ब देनी पड़ेगी, उससे जो हासिल होगा वो टार्क होगा। अब ज़र्ब किन किन को देनी है? एक तो है मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म मूवमेंट आर्म क्या होता है? मूवमेंट आर्म होता है पॉइंट ऑफ रोटेशन या एक्सिस रोटेशन से अमूदी फासला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्राम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू फोर्स या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्राम फोर्स टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको हम कहते हैं मूवमेंट आर्म। और फोर्स यानी दो चीज़ों की ज़र्ब से जो हासिल होगा वो कौन कौन से हैं? मूवमेंट आर्म एंड फोर्स। तो ज़र्ब होगी तो जो हासिल होगा वो टार्क होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा द प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म एंड फोर्स इज कॉल्ड टार्क। एक और भी डेफिनेशन है, जब आपने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था तो उसमें एग्जाम्पल के तौर पे लिखा था कि टार्क जो है वो क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का। कौन कौन से? एक है पोजीशन वेक्टर और एक है फोर्स। तो इसके जो फार्मूले हैं, फार्मूले हम यहाँ से एक बनाएंगे, एक यहाँ से बना लेंगे हम। तो पहला फार्मूला वो कहता है इफ़ एल इज़ द मोमेंट आर्म एंड एफ इज़ द फोर्स एक्टिंग देन टार्क टाउ, टाउ से रिप्रेजेंटेशन होती है टार्क की, कैन बी कैलकुलेटेड बाय टाउ इज इक्वल टू एल एफ। एल मोमेंट आर्म है, एफ क्या है? फोर्स। यानी दोनों की ज़र्ब से क्या हासिल हो रहा है? टार्क हासिल हो रहा है। तो दूसरा फार्मूला इस डेफिनेशन से बनेगा कि टार्क को वेक्टर फॉर्म में लिखना है क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो पहले आपने पोजीशन वेक्टर लिखना है, क्रॉस बाद में लिखना है फोर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर पहले कहना है और फोर्स बाद में कहना है। तो इसको अगर मैं ओपन करूं तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है कि टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा इन टू एन यूनिट वेक्टर। तो ये जो आर एफ साइन थीटा है दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क। तो टार्क की मैग्नीट्यूड है। और एन यूनिट वेक्टर नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, ये हम पढ़ चुके हैं। नॉर्मल यूनिट वेक्टर प्लेन पे नॉर्मल होता है। इसका मतलब ये जो आर और एफ हैं ये मिल के एक प्लेन बनाएंगे, उस पे जो नॉर्मल होगा वो टार्क की डायरेक्शन या क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देगा। स्टूडेंट, मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि जब दो चीज़ों का वेक्टर प्रोडक्ट हो तो उनका रिजल्ट दोनों पे हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। यानी टार्क का आर के साथ भी 90 एंगल होगा, टार्क का एफ के साथ भी क्या होगा? 90 का एंगल होगा। उसके बाद हम बात करते हैं एसआई यूनिट और डायमेंशंस क्या है टार्क की। सिस्टम इंटरनेशनल में टार्क का यूनिट है न्यूटन मीटर, यहाँ से बना। फोर्स का यूनिट न्यूटन और पोजीशन वेक्टर या डिस्टेंस का यूनिट, क्योंकि ये डिस्टेंस है, मीटर। न्यूटन मीटर ये लिख दिया, न्यूटन मीटर। स्पेस लगाना है न्यूटन मीटर और स्मॉल में लिखना है।
और इसको जब आप सिम्बॉलिकली लिखेंगे, न्यूटन का कैपिटल एन, मीटर का स्मॉल, दरमियान में स्पेस होगा। ये तो है न्यूटन मीटर। अगर इसको बेस में कन्वर्ट करना चाहें तो ये आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये बनेगा इसका यूनिट। तो इसकी जब डायमेंशन हम बनाएंगे यहीं से हम बनाएंगे, किलोग्राम एम हो गया, मीटर लेंथ हो गई एल, मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर आ गया, सेकंड टाइम हो गया टी, टी इनवर्स स्क्वायर आ गया। डायरेक्शन की बात करें तो स्टूडेंट, टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो आर क्रॉस एफ की होगी। और आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन हम किस तरह निकालते होते हैं, राइट हैंड रूल क्रॉस प्रोडक्ट वाला, जिसमें हमने पढ़ा था रोटेट फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, कर्ल योर राइट हैंड फिगर, देन इरेक्ट थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये वही रूल लगा के आप टार्क की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही मैंने लिखा है कि टार्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट रूल विच इज ऑलवेज। और वो क्या बनती है जब हम राइट हैंड रूल लगाते हैं, तो वो डायरेक्शन बनती है नॉर्मल प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन। कौन सी प्लेन? फॉर्म्ड बाय पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। तो पोजीशन वेक्टर और फोर्स मिलके क्या बनाते हैं, एक प्लेन बनाते हैं। उस पे जो नॉर्मल होगा, मिसाल के तौर पे अगर ये पोजीशन वेक्टर है और ये फोर्स है, इनकी टेल से टेल मिलानी है, ये ज़रूरी होता है। दो वेक्टर के दरमियान एंगल फाइंड करने के लिए टेल जो है वो कॉमन पॉइंट पे होनी चाहिए, तो टेल से टेल आपने मिला देनी है। तो अब हम यहाँ पे देखें, पोजीशन वेक्टर और फोर्स मिलके एक प्लेन बना रहे हैं। तो ये जो प्लेन पे नॉर्मल होगा इस तरह से ऊपर, ये जो नॉर्मल होगा ये किसको शो करेगा, टार्क की डायरेक्शन को। या इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी टार्क की डायरेक्शन हमेशा अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं। नॉर्मल टू प्लेन कहें आपकी मर्जी, या अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन कहें ये आपकी मर्जी। साइन ऑफ टार्क, यानी टार्क को हमने कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है। अगर स्टूडेंट डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज घड़ी की सिमत ऐसे, तो टार्क विल बी टेकन एज नेगेटिव। और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो, घड़ी की सिमत के उलट, तो टार्क विल बी टेकन एज पॉजिटिव। फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन टार्क इज पॉजिटिव, फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन टार्क इज नेगेटिव। उसके बाद है टार्क ऑन रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी के ऊपर टार्क हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिजिड बॉडी होती क्या है। रिजिड बॉडी है कि अगर किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाएं, उसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली ना है, उसकी शेप में, उसकी लंबाई में, उसके वॉल्यूम में, तो हम कहेंगे वो रिजिड बॉडी है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम फोर्स लगाते हैं, उस बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं जिससे वो बनी होती है बॉडी, वो पार्टिकल अपनी जगह से हट जाते हैं, तो हम कहते हैं ये रिजिड नहीं है। हाँ, अगर फोर्स लगाने से उन पार्टिकल के दरमियान जो फासला है, सेपरेशन है, या उनकी जगह है वो तब्दील ना हो, वो वैसे ही रहें, तो हम कहेंगे ये बॉडी रिजिड बॉडी होगी। A body is said to be rigid if under the action of force the distance between particles of body remains unchanged। फोर्स लगाने से बॉडी के पार्टिकल में फासले में कोई तब्दीली ना आए, तो उसको हम कहेंगे रिजिड बॉडी। अच्छा जी, अब हम कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। लेट अस कंसीडर अ फोर्स एफ एक्स ऑन अ रिजिड बॉडी एट पॉइंट पी। ये पॉइंट पी है, ये पी पॉइंट है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है एफ, और पी पॉइंट का ओरिजिन के लिहाज से जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है आर। ये आर पोजीशन वेक्टर है पी पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और ये जो ओरिजिन है इसको हम पॉइंट ऑफ रोटेशन का नाम दे रहे हैं या पाइवट पॉइंट का नाम देते हैं। ठीक है, पॉइंट है, यानी जिस ये फिक्स पॉइंट है, इसके गिर्द बॉडी जो है वो घूमेगी, रोटेट करेगी। तो आर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन या पॉइंट ऑफ रोटेशन ओ एज शोन इन फिग। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम एफ को रिजॉल्व कर देंगे या आर को रिजॉल्व कर देंगे इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो उसका तरीका ये है, पहले तो आप दोनों वेक्टर की जो टेल है वो कॉमन पॉइंट पे ले आएंगे, यानी या तो आर को उठा के यहाँ पे रख दें या एफ को उठा के यहाँ पे रख दें, ये आपकी मर्जी है। यानी टेल जो है दोनों की कॉमन पॉइंट पे ले आएंगे। तो मैं यहाँ पे आर को उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ, ये आर यहाँ पे आ गया, ये वाला आर यहाँ पे आ गया। तो अब ज़रा देखिए, इन दोनों के दरमियान एंगल बन गया थीटा।
अब अगर मैं एफ को रिजॉल्व करूं तो एफ के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा, जैसे हम पढ़ चुके हैं। परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ट्राइंगल बन जाती है। ट्राइंगल की एक साइड जो है वो वर्टिकल होती है, यानी फोर्स का एक कंपोनेंट ये वाला हो गया, ये होगा एफ साइन थीटा वाला जो आर के परपेंडिकुलर बन रहा है, और एक कंपोनेंट ये बनेगा जो आर की सिम्त पे बन रहा है, ये होगा एफ कॉस थीटा। यानी एफ के दो कंपोनेंट हो गए, एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। यही कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि फोर्स एफ कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक है एफ कॉस थीटा, तो आपने देखा कि एफ कॉस थीटा जो है वो डायरेक्शन में बन रहा है पोजीशन वेक्टर के। इसका मतलब ये कहाँ से गुजर रहा है, ओरिजिन से गुजर रहा है। यहाँ पे देखिए ज़रा, ये देखिए, ये जो एफ कॉस थीटा है, ये वाला एफ कॉस थीटा, ये कहाँ से गुजर रहा है, ओरिजिन से गुजर रहा है, ओरिजिन से। तो इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, ये कोई टार्क पैदा नहीं करेगा, और जो एफ साइन थीटा है ये मैक्सिमम टार्क पैदा करेगा, यानी ये घुमाएगा बॉडी को। इस तरह मैं फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी कभी भी नहीं घूमेगी। अगर मैं इस तरह से लगाऊंगा फोर्स तो ये बॉडी घूमेगी। यानी बिल्कुल ऐसे है कि अगर ये डोर है, ये डोर है, डोर को अगर मैं ऐसे खींचूंगा, ऐसे खींचूंगा, ऐसे खींचूंगा, तो ये कभी भी बॉडी रोटेट नहीं करेगी, डोर रोटेट। हाँ, अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो फिर ये रोटेट करेगा। तो ऐसे ही एफ कॉस थीटा कोई जो है उसमें रोटेशन नहीं ले आएगा, एफ साइन थीटा उसके अंदर क्या ले आएगा, रोटेशन ले आएगा। तो एफ कॉस थीटा जो है विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो टार्क बाय दिस कंपोनेंट इज जीरो बिकॉज मूवमेंट आर्म इज जीरो। क्योंकि फोर्स जब पाइवट से गुजरेगी तो उसका मूवमेंट आर्म नहीं होगा, इसीलिए टार्क भी नहीं होगा। क्योंकि हमने पढ़ा था कि टार्क इज द प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म एंड फोर्स। जब मूवमेंट आर्म ही नहीं है तो टार्क भी नहीं होगा। और जो एफ साइन थीटा है ये परपेंडिकुलर है फोर्स के, सॉरी, ये कंपोनेंट फोर्स का पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसीलिए मैक्सिमम टार्क पैदा करेगा। दिस कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, सो प्रोड्यूस मैक्सिमम टार्क। तो अब टार्क का फार्मूला जो है वही होगा, मूवमेंट आर्म यहाँ पे पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, और फोर्स का कंपोनेंट है जो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, डेट इज एफ साइन थीटा, यानी आर एफ साइन थीटा। काज वाला तो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में ले आना हो तो आप वेक्टर फॉर्म में किस तरह ले आएंगे, एन यूनिट वेक्टर लगा के, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस आर एफ साइन थीटा को हम दोबारा आर क्रॉस एफ में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे बता दिया है कि थीटा क्या है। थीटा एंगल है पोजीशन वेक्टर और फोर्स के दरमियान, क्योंकि हमने दोनों की टेल को मिला के कंपोनेंट बनाए थे। कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाए अगर टार्क की, तो टार्क कब जीरो हो सकता है। तीन कंडीशन मैंने यहाँ लिखी हैं, जब फोर्स पाइवट से गुजर रही हो, या फोर्स और पोजीशन वेक्टर पैरेलल हो, क्योंकि पैरेलल में थीटा जीरो हो जाता है, या एंटी पैरेलल में 180 हो जाता है। जबकि टार्क के फार्मूले में साइन जो है वो आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो साइन की कीमत जो है वो जीरो एंगल पे जीरो होती है, 180 पे भी जीरो होती है, तो फिर टार्क भी जीरो हो जाएगा। बॉडी इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, अगर बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ये 5वें चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि अगर ओमेगा कांस्टेंट हो तो फिर अल्फा जीरो हो जाता है, अल्फा जीरो हो तो टार्क भी क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि टार्क का फार्मूला है आई अल्फा। अगली कैरेक्टरिस्टिक है टार्क इज एनालॉगस टू फोर्स इन रोटेशनल मोशन, यानी टार्क का बिहेवियर रोटेशनल मोशन में वही है जो फोर्स का लीनियर मोशन में होता है। यानी लीनियर मोशन में फोर्स जो है वो बॉडी के अंदर एक्सलेरेशन पैदा करती है, रोटेशनल मोशन में टार्क एक्सलेरेशन पैदा करता है। आखिरी कैरेक्टरिस्टिक है, बल्कि सेकंड लास्ट, टार्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सलेरेशन। मैंने पहले कह दिया है कि जिस तरह फोर्स लीनियर एक्सलेरेशन ए पैदा करती है, टार्क जो है वो अल्फा पैदा करता है, एंगुलर एक्सलेरेशन। टार्क विल बी मैक्सिमम, कब मैक्सिमम होगा, जो फोर्स और पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर। जाहिर सी बात है थीटा 90 हो जाएगा और साइन की कीमत 90 डिग्री पे क्या होती है, मैक्सिमम। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।